नमस्कार मित्रों। और सब ठीक है। अपना जो प्रक्रम चल रहा था रीट के लिए, आज मेरा एक रजिस्टर हाथ में आ गया जिसमें मैंने अपने जो नोट्स बनाए थे शिक्षण विधियों के, हिंदी शिक्षण विधियों के लिए, तो उनमें से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। कुछ विधियों की मैं लेके आया हूँ। और वो क्या है, रजिस्टर कई दिन हो गए अब, काफ़ी टाइम हो गया, तो वो बीच में थोड़ा सा ऐसे ख़राब सा भी हो गया, लेकिन मैंने उससे स्कैन करने की कोशिश की। और मैं आपको शिक्षण विधियों के अलग से भी वैसे भी बनाऊंगा पूरा मैटर, लेकिन इसमें जितना मैंने मैटर इकट्ठा किया था वो मैं आपके सामने इसमें रख रहे हैं अपन। तो आशा आपको बहुत पसंद आएगा, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, आप इसको देखें, प्रयोग में लें। शिक्षण विधियों में अपन सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं। प्रत्यक्ष विधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो इसमें देखिए सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, जैसा नाम इसका है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने। प्रति जोड़ अक्ष, इसकी संधि विच्छेद होगी, प्रति जोड़ अक्ष। अक्ष का मतलब होता है आंखें, और कुछ व्याकरण वाले अक्ष भी कर देते हैं, प्रति जोड़ अक्षी, ठीक है। लेकिन यही आता है इसमें, वो संस्कृत वाले करते हैं इसमें अक्षी, तो लेकिन अक्षी आता है। और प्रति उपसर्ग है इसके अंदर वैसे भी, लेकिन ई आने की वजह से यहाँ पर यण संधि है, ये आ गया इसके बीच में। ई या ई के बाद में कोई असमान स्वर हो तो वहाँ उसका ये हो जाता है। तो प्रति जोड़ अक्ष मतलब अक्षी के सामने, आंखों के सामने। अब इसमें देखिए इस विधि का सब कुछ क्या क्या बातें आपको याद करनी है प्रत्यक्ष विधि में। एक तो ये कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, प्रयोग कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये बात आई हुई है, कई बार सेकंड ग्रेड में पूछी थी। 1901 में हुआ था। कहाँ पर? फ्रांस में इसका प्रयोग हुआ था। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग सबसे पहले 1901 में कहाँ पर हुआ? फ्रांस में हुआ था। इसका जन्म क्यों हुआ था? जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसके दोषों के कारण प्रत्यक्ष विधि का जन्म हुआ था। यानी व्याकरण अनुवाद विधि में एक भाषा के को दूसरी भाषा में अनुवाद करके पढ़ाया जाता है। जैसे अपन अंग्रेजी भाषा का वो पढ़ते हैं ना, कि पहले अपने को वो पढ़ाए जाते थे, तो वो किस में पढ़ाए जाते हैं? हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। टेंस पढ़ाते थे तो भी टीचर बताते कैसे हैं? हिंदी में बताते हैं कि ता, थे आदि आते हैं वाक्य के अंदर, तो वो अनुवाद विधि है। तो उसमें क्या है, कुछ न कुछ दोष रह जाते हैं, तो उस दोषों के कारण ये प्रत्यक्ष विधि प्रयोग में ली गई है। यानी मैं जाता था, तो वो टेंस पढ़ाते हैं तो वो हिंदी में बोल करके आई एम गोइंग, वो बड़े बताते हैं, ठीक है। लेकिन इस विधि में क्या बताएंगे कि वो ये बताएगा कि बच्चे को कि ये मैंगो है, MANGO, मैंगो। मैंगो का मतलब उसको ये नहीं बताएगा कि आम होता है, ये नहीं बताएगा वो। यानी इसमें आपकी मातृभाषा वर्जित है। वो क्या बताएगा कि मैंगो के सामने या तो मैंगो का चित्र दिखाएगा, उस आम का जो फल है उसका चित्र दिखाएगा, या फिर आम खुद फल ही दिखाएगा। यानी प्रत्यक्ष उसके सामने वो चित्र होगा। अभी दोबारा देखिए, इसको समझते हैं। टीचर क्या करता है, एक कमरे में कुछ नाम अक्षर बोर्ड लगा देता है, जैसे ये, या यूँ कहते हैं कि वो जो भी इंग्लिश के शब्दों वाले बोर्ड लगा देता है, फिर वहाँ से उसके पीछे चित्र वाले वो उससे मैच करवाता है उसके आंखों के सामने। तो वो प्रत्यक्ष विधि में होता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। प्रत्यक्ष विधि में वार्तालाप, मौखिक कार्य एवं बोलने के अभ्यास पर बल दिया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा उसमें वार्तालाप पर और मौखिक कार्य पर बल दिया जाता है। इसमें लिखने का बहुत कम होता है भाई। जब वो मैंगो की स्पेलिंग बोलेगा MANGO, मैंगो, और फिर उसका चित्र दिखाएगा, तो वहाँ लिखने की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसमें मौखिक कार्य ज़्यादा होता है।
प्रत्येक विधि में द्वितीय भाषा, ये आई हुई लाइन है, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट ही लिखी है, परीक्षा में आई हुई लाइन है। प्रत्येक विधि में द्वितीय भाषा, दूसरी भाषा कौन सी भाषा होती है? जो सीखी जाने वाली को स्वतंत्र एवं प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। अब इस लाइन का मतलब आप समझें, प्रत्येक विधि में द्वितीय भाषा यानी सीखी जाने वाली को, अब द्वितीय भाषा क्यों है? सीखी जाने वाले को। आप क्या सीखना चाहते हो? आपको हिंदी तो आती है, राजस्थानी आती है, आपकी मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो आप हिंदी तो आपकी प्रथम भाषा हो गई। द्वितीय भाषा मान लो आप फ्रेंच सीख रहे हो, अंग्रेजी सीख रहे हो, तो इंग्लिश आपने अभी जब रीट में भी ली होगी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, तो इंग्लिश आपकी द्वितीय भाषा हो गई। तो इंग्लिश के बारे में बोल रहा है ये कि प्रत्येक विधि में द्वितीय भाषा यानी सीखी जाने वाली भाषा को स्वतंत्र एवं प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। यानी ये द्वितीय होती एक्चुअली में द्वितीय भाषा है, क्योंकि आपकी मातृभाषा वो फर्स्ट है जो आपको आती है, लेकिन ये होती सेकंड है, लेकिन इसको पढ़ाया कैसे जाता है? फर्स्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। यानी इसका इसी में अनुवाद होता है, मैंगो इंटू मैंगो ही होता है। ये नहीं है कि आपको आम अर्थ बताया जाएगा, वो आपको सिर्फ चित्र दिखा देगा कि बेटा ये होता है मैंगो, दिस इज मैंगो, बस वो मैंगो ही रखेगा उस चीज़ को, वो ये नहीं कहेगा कि उसमें आम होता है। तो वो फिर बच्चा खुद रिलेट करेगा कि मेरी मातृभाषा में मैंने क्या सीखा था, वो बात तो वो छोड़ ही देगा, भूल जाएगा उसको कि ये मैंगो ही है, बस ये याद करना है। प्रत्येक विधि में सिखाते समय बालक को शब्द का अनुवाद करने के स्थान पर उसे संबंधित वस्तु को प्रत्यक्ष रूप में से सामने रखा जाता है। आगे ना वही बात, प्रत्येक विधि में किसी भी चीज़ का अनुवाद करने के स्थान पर उसे संबंधित वस्तु को प्रत्यक्ष रूप में सामने रखा जाता है। यानी वो जब बच्चा खेल रहा है या जा रहा है उसके सामने और वो बताता है, यदि गाय आती है तो वो बोलता है कि दिस इज काऊ, काऊ। वो ये नहीं बताता है कि काऊ COW काऊ, काऊ का मतलब गाय होता है, नहीं, वो उस वस्तु को ही दिखाता है उसके सामने, यानी उसका चित्र दिखाएगा। स्कूल में तो सभी वस्तुएं इकट्ठी करनी थोड़ी हो सकती हैं, इसलिए वो उसका चित्र दिखाएगा। मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कौन सी विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? प्रत्येक विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। प्रत्येक विधि में कौन सी भाषा सिखाई जाती है? द्वितीय भाषा को प्रथम भाषा के रूप में सिखाया जाता है। प्रत्येक विधि में सिखाई जाने वाली यानी किसी भी सिखाते समय बालक को शब्द का अनुवाद करने के स्थान पर उसे संबंधित वस्तु को प्रत्यक्ष में दिखाया जाता है। मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है और संज्ञा शब्दों के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये भी आ जाता है कि नाउन वाले जो शब्द होते हैं ना, संज्ञा शब्द, उनको सिखाने, क्योंकि आप डायग्राम तो संज्ञा का ही बना सकते हैं, सर्वनाम का थोड़ी बना सकते हैं, विशेषण का थोड़ी बना सकते हैं किसी का, या अन्य क्रिया का थोड़ी बना सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम तो जितनी भी संज्ञा आपने दिखाया है बच्चे को, आप कुर्सी का चित्र दिखा रहे हो कि दिस इज चेयर, तो वो चेयर उससे सीख जाता है। टेबल दिखाओ, टेबल, कि हाँ वो टेबल सीख जाएगा। लेकिन नाउन का ही आप डायग्राम दिखा सकते हैं बच्चे को। ठीक है, तो इससे संज्ञा शब्दों के लिए ये महत्वपूर्ण है। वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना, जीव जंतु का चित्र दिखाया जाता है। कौन सी विधि में जीव जंतु का चित्र दिखाकर बच्चे को सिखाया जाता है? तो प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, उसी प्रकार वह दूसरी भाषा भी सीख सकता है। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? प्रत्यक्ष विधि का मुख्य सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई हुई लाइनें हैं ये सभी। जिस प्रकार बालक श्रवण, श्रवण का मतलब होता है सुनकर, एवं अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है देखकर। अब बच्चा माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, जब उसने बोलना सीखा, देखना सीखा, तो क्या वो पेट में सीख के आया था कि इसे पानी कहते हैं? जब आप कहोगे कि बेटे को या बच्चे को जब प्यास लगती है तो वो क्या बोलता है? पानी बोलता है। क्यों? क्योंकि उसने आपसे सुना है, उसने आपका अनुकरण किया है कि आप इस चीज़ को क्या बोलते हो, उसने सीखा है, ये चीज़ अनुभव से सीखी है। तो उसी तरह से आज भी बच्चा वो आपकी द्वितीय भाषा सीख सकता है।
ठीक है। जब आप बच्चे को यही सिखा रहे हो कि वाटर लाना, आप पानी ने बोल करके वाटर लाना, तो वो वाटर ही सीखेगा, उस चीज को सीख सकता है वो। तो इसका मुख्य सिद्धांत ये है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इस पद्धति से व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। तो एक लाइन ये बन गई इसकी कि कौन सी विधि में व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोष दूर हो जाते हैं? प्रत्यक्ष विधि में। प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण की सहायता नहीं ली जाती है। सब लाइनें इंपॉर्टेंट है, ये आई हुई है। कौन सी विधि में व्याकरण की सहायता नहीं ली जाती? प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण की सहायता नहीं ले। प्रत्यक्ष विधि में सुनना एवं बोलना कौशल पर अधिक बल दिया जाता है। दो कौशल होते हैं, सुबोपी, सुबोपैली, सुबोपैली, ये चार होते हैं ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है, सुबोपैली। तो उसमें से सुनना और बोलना, इन दो कौशलों पर बल दिया जाता है प्रत्यक्ष विधि में, क्योंकि बच्चा सुनेगा। या आप बोलोगे कि दिस इज मैंगो, तो बच्चा सुनेगा, फिर उसको डायग्राम से दिखाओगे तो वो उसको चीज को देखेगा और बोलेगा पीछे से, ठीक है। अनुभूति एवं अभिव्यक्ति में सीधा संबंध होता है। प्रत्यक्ष विधि बच्चे को ऐसे अनार प्रत्यक्ष दिखाकर सिखाया जाता है। यानी प्रत्यक्ष विधि में आप बच्चे को सिखाते हैं ना, अपने जो बोलना सिखाते हैं, सबसे पहले ऐसे अनार बोलते हैं ना क्लासों में, तो अनार का क्या दिखाते हैं, वो जो बनी हुई है चौपड़ी कायदा होता है छोटा, उसमें अनार का चित्र भी होता है। तो बच्चा उस डायग्राम से सीख जाता है कि ये वास्तव में अनार है, और ये किस वर्ण से शुरू होता है, ऐसे शुरू होता है, इसलिए वो ऐसे अनार के रूप में वो सीख जाता है उसको, ठीक है। ये बात थी प्रत्यक्ष विधि की। प्रत्यक्ष विधि का भारत में प्रयोग कब हुआ था? भारत में 20वीं शताब्दी में इसे अपनाई गई थी। और किस किस ने? बंगाल में श्री टिपिंग ने अपनाई थी। बंगाल में क्या थी? टिपिंग। मुंबई में श्री फ्रेजर ने, और मद्रास में येट्स ने, ठीक है। तो बंगाल में तो श्री टिपिंग ने अपनाई थी, मुंबई में श्री फ्रेजर ने, और मद्रास में येट्स ने। तो इसको मैं थोड़ा ये भी बता दूं आपको, देखो बंगाल का कैसे याद किया था कि इसको आप ऐसे बिठा सकते हैं कि भाई देखो इन तीनों नामों में बंगाली एक भाषा है, तो बंगाली में टिपिंग टाइपिंग होती है, मुंबई फ्रीज, मुंबई जैसे बड़े शहरों में फ्रेज का काम होता है, और मद्रास में येट्स। कैसे बिठा लेना, याद कर लेना इनको, ठीक है। अब है इसके दोष। सुनने एवं बोलने पर अधिक बल होने से वाचन एवं लेखन गौण हो जाते हैं। तो ये मुख्य है जो मैंने हिट लाइन कर रखे हैं। कौन सी विधि में वाचन एवं लेखन गौण हो जाते हैं? प्रत्यक्ष विधि में। लेखन तथा व्याकरण का ज्ञान रह जाता है। प्रत्यक्ष विधि में आप व्याकरण का ज्ञान तो दे ही नहीं रह सकते, सीधी वस्तु दिखाओगे बच्चे को या उसका डायग्राम दिखाओगे, उसको वो प्रत्यक्ष रूप से सिखाओगे, तो इसमें व्याकरण का ज्ञान रह जाता है। वाक्य संरचना का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, वाक्य की संरचना भी रह जाती है इसमें। मान लो आप उसमें सिर्फ सिखाना क्या चाह रहे हो बच्चे को कि ये वाटर है, लेकिन ये वाटर पानी, इस वाटर जब होगा तो उसके सामने आप पानी दिखाओगे कि काऊ है तो उसमें गाय का चित्र दिखाओगे, ठीक है। और मैंगो है तो उसमें आम का चित्र दिखाओगे, लेकिन इसमें वाक्य की संरचना नहीं हुई ना, इसलिए प्रत्यक्ष विधि में वाक्य संरचना नहीं कराई जा सकती। तो ये एक विधि पूरी हो गई है, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, और बाकी कुछ नहीं है इसमें प्रत्यक्ष विधि में ज़्यादा। दूसरी देखिए व्याकरण अनुवाद विधि, ठीक है। इसमें कुछ क्रम संख्या अलग से थी पहले से, एक दो और थी, वो सही तरीके से नहीं थी तो मैंने उनका नहीं लिया है। व्याकरण अनुवाद विधि में क्या है, अपने भारत में
श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा संस्कृत भाषा के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया था। इसलिए व्याकरण अनुवाद विधि का एक दूसरा नाम भी भंडारकर विधि है। तो ये नाम याद रखना है इसका। भंडारकर विधि किसे कहते हैं? व्याकरण अनुवाद विधि को। ये रटना ही पड़ेगा बस, इनको कोई चारों को नहीं। भंडारकर ने, श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर ने अपनाई थी, इसीलिए। और किस भाषा के लिए अपनाई थी? संस्कृत भाषा के लिए अपनाई थी। तो ये तो संस्कृत वाला इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, किसने अपनाई थी ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा, किस विधि का नाम भंडारकर विधि है? तो व्याकरण अनुवाद विधि का नाम भंडारकर विधि है। अब देखिए आगे, द्वितीय भाषा शिक्षण की ये सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम पद्धति है। अगर किसी आपको दूसरी भाषा सिखानी है तो ये आई हुई लाइन है कि द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम विधि कौन सी है? व्याकरण अनुवाद विधि। वो भी द्वितीय भाषा की थी, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, लेकिन वो प्राचीनतम नहीं थी, ये सबसे प्राचीनतम है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की ये भी विधि है। आपको पता है प्रत्यक्ष विधि में अपन ने सबसे पहली लाइन यही पढ़ी थी कि व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का जन्म हुआ था। तो इसका मतलब द्वितीय भाषा शिक्षण की ही दोनों ही विधियां द्वितीय भाषा शिक्षण की है, व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि। तो ये बात ध्यान में रखनी है। प्राचीनतम का मतलब सबसे पुरानी है। प्राचीन भाषाओं संस्कृत, अरबी, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं का शिक्षण इसी प्रणाली से किया जाता है। भाषा कौशल की दक्षता प्रदान करना इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है। अब ये देखो, भाषा कौशल की दक्षता प्रदान करना इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है। भाषा कौशल की ये लाइन रटनी पड़ेगी आपको। भाषा कौशल की दक्षता प्रदान करना कौन सी विधि का प्रमुख उद्देश्य है? व्याकरण अनुवाद विधि का। ठीक है, मैंने लाइनें लिख रखी हैं एक एक छांट करके, तो ये रट्टा मारना है बस इनको। भाषा कौशल की दक्षता प्रदान करना, क्योंकि व्याकरण अनुवाद पद्धति में भाई उसका व्याकरण जब तक किसी भी भाषा का आप नहीं सीखोगे तो उसमें दक्ष कैसे होगे? जब आपको उसका पूरा ज्ञान नहीं है तो आप उसमें दक्ष हो ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब आप उसमें उसको व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, आपको नियम रटाए जाते हैं, और आपको वो भाषा आती है नहीं इतनी, इसलिए आपको उसकी भाषा कौशल की दक्षता प्राप्त करने हेतु आपको व्याकरण अनुवाद विधि पढ़ाई जाती है। दूसरी बात देखिए अगली, द्वितीय भाषाओं की स्वयं शिक्षण मालाएं इसी विधि पर आधारित हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है। कौन स्वयं शिक्षण मालाएं किस विधि पर आधारित हैं? द्वितीय भाषा की स्वयं शिक्षण मालाएं किस विधि पर आधारित हैं? व्याकरण अनुवाद विधि पर। इस विधि में अन्य भाषा का शब्दशः अनुवाद किया जाता है। शब्दशः मतलब एक शब्द भी नहीं छोड़ा जाता, उसमें शब्द का पूरा अनुवाद किया जाता है। यानी पहले उसको द्वितीय भाषा को बताया जाएगा कि ये लो, फिर उसका मातृभाषा में अनुवाद किया जाएगा। अन्य भाषा के व्याकरण की मातृभाषा के व्याकरण के साथ तुलना करके शुद्ध भाषा सीखी जाती है। अन्य भाषा के व्याकरण की मातृभाषा के, अब जैसे आपको अंग्रेजी पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? इसी में तो पढ़ाते थे, इसी विधि से पढ़ाते हैं इंग्लिश। ठीक है, अब आपको टेंस पढ़ाए जाते थे, कोई भी उनका नियम क्रिया जो भी पढ़ाया जाता था आपको, वर्ब वगैरह, तो सब पहले आपको वर्ब इंग्लिश टू इंग्लिश बताई जाती थी क्या? नहीं, आपको वो सब चीजें वो किस में बताता था? पहले दूसरी भाषा लिखता, फिर उसका मातृभाषा में अनुवाद करता है, या फिर पहले मातृभाषा लिख करके फिर उसका वो होता है। लेकिन उसका नियम बता करके, जैसे आपको बता दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। आप देखिए इसको ऐसे, जब आते ही टीचर अपने को इंग्लिश पढ़ाते थे तब कैसे लिखते थे कि भाई ये देखो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर नीचे क्या लिखता था? सब्जेक्ट का मतलब कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। ये देखो, ये हो गया व्याकरण अनुवाद विधि। शब्द से अनुवाद किया जाता है, तुलना की जाती है दोनों की। मातृभाषा के अवतरणों का द्वितीय भाषा में अनुवाद कराया जाता है। मातृभाषा के अवतरणों का
द्वितीय भाषा में अनुवाद कराया जाता है। द्वितीय भाषा सीखी जाने वाली भाषा कौन सी है? द्वितीय भाषा है यार, इसमें मातृभाषा प्रथम होती है, ये ध्यान में रखना। व्याकरण अनुवाद विधि में सर्वप्रथम द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। सबसे पहले द्वितीय भाषा यानी जो सीखी जाने वाली भाषा है ना, उसका ज्ञान कराया जाता है। ये लाइन भी आई हुई है। इस विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने पढ़ने पर तथा भाषा की अपेक्षा भाषा के तत्वों के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। दोष क्या है इस विधि का? इस विधि में बोलने का अभ्यास नहीं हो पाता और छात्र भाषा के प्रयोग में सक्षम नहीं हो पाता है। इसलिए ये दोष के कारण ही फिर प्रत्यक्ष विधि यानी उसमें सिर्फ बोलना और सुनने का भी अभ्यास होता है ना, बोलने के अभ्यास के लिए, और फिर क्या प्रत्यक्ष विधि का जन्म होता है व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों के कारण। अगली विधि देखिए, द्विभाषी पद्धति। छोटी छोटी बातें हैं इनकी, तो एक बार इन चीज़ों को आपको रटना ही पड़ेगा। आप इनको रट लोगे तो आपकी बात समझ में आने लग जाएगी। फिर द्विभाषी, द्वि का मतलब होता है दो, भाषी का मतलब होता है भाषा, यानी दो भाषाओं की पद्धति। पद्धति का मतलब होता है तरीका। इस विधि में बालक को मातृभाषा व विदेशी भाषा, दो भाषा होगी द्विभाषी पद्धति में। एक तो होगी मातृभाषा और दूसरी होगी विदेशी भाषा। अब मातृभाषा हो गई आपकी मान लो हिंदी और अंग्रेजी हो गई आपकी विदेशी भाषा। दोनों को एक साथ प्रयोग में लेते हुए विदेशी भाषा का ज्ञान कराया जाता है। वही द्वितीय भाषा की विधि है ये भी। द्विभाषी विधि की यह मान्यता है कि जब बालक मातृभाषा सीखता है तो प्रत्यक्षीकरण साथ साथ करता चलता है। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष जोड़ करण। इसमें देखो प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने, यानी जो चीजें वो द्विभाषी पद्धति की ये मान्यता है कि जब बालक मातृभाषा सीखता है यानी वो खुद की मातृभाषा सीखता है तो उसमें प्रत्यक्षीकरण साथ साथ करता चलता है। मतलब वो आपको देख रहा है, जब से जन्म लिया उसने, कि आपने उसे जब वो चलना शुरू किया तो कहते हुए अंगुली पकड़ो, तो वो देखता है कि इसका नाम अंगुली है। वो माँ कि ये तुम्हारी माँ है, ये पिता है, पापा है, तो वो उन चीज़ों को देखता है और देख करके सीख जाता है। ठीक है, ये गाय है, गाय कहाँ से सीखता है? वो अपने कभी बताई छोटे बच्चे को ये कौवा है, एक बार पूछता है कि ये क्या है, अपन बताते हैं ये कौवा है। अब उसके दिमाग में बैठ गया कि ये कौवा है। ठीक है, तो वो प्रत्यक्षीकरण उसका साथ साथ करता चलता है और उन चीज़ों को पकड़ लेता है। द्विभाषी पद्धति में प्रत्येक शब्द को अनुवादित नहीं किया जाता है, विदेशी भाषा पढ़ाने के काम में लेते हैं। यानी द्विभाषी पद्धति में है वो प्रत्येक शब्द को अनुवाद नहीं किया जाता है, तो उसमें एक अपनी मातृभाषा का शब्द होता है और एक वो किस चीज़ का करते हैं कि जैसे इसका उदाहरण भी दिया है कि वो आप पहले बोलोगे उसको कि टैक मैंगो, तो वो नहीं उसके सामने फिर उसका आप उसको बोल सकते हो टैक आम, तो वो टैक का मतलब समझ जाएगा कि टैक का मतलब ये लेने के लिए कह रहा है, और मैंगो का मतलब वो इस आम से समझ जाएगा। ठीक है, आम जब उसको दिखाओगे कि टैक आम उसकी तरफ करोगे तो वो उस चीज़ को समझ जाएगा। टैक का मतलब लेना और आम का मतलब वो उसके सामने मैंगो, जब आप आम दोगे तो उसको वो समझ जाएगा। ठीक है, या फिर आप बोल भी कर भी बताओगे तो भी वो समझ जाएगा उस चीज़ को। तो ये है द्विभाषी पद्धति। अगली विधि देखिए, सैनिक विधि या संगठनापरक विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, बहुत बार आती है। सैनिक विधि, इसमें क्या क्या याद रखना आपको? एक तो ये नाम याद रखना है, संगठनापरक विधि। किस विधि का नाम संगठनापरक विधि है? सैनिक विधि का। सैनिक विधि को आर्मी मेथड विधि भी कहते हैं। प्रयोग कहाँ किया गया था? अमेरिका में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत किया गया था। कब किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, यानी दूसरे विश्व युद्ध के अंदर जब अमेरिका ने हिस्सा लिया तो उसके सैनिकों के सामने ये चुनौती या बाधा थी कि हम दूसरे देश में विदेश में जाते हैं तो वहाँ की भाषा बोलने में हमें दिक्कत आती है लड़ने के लिए, तो फिर क्या करेंगे हम? तो उन्हें क्या किया,
आर्मी मेथड से, यानी आपको क्या किया जाता है, उस भाषा की टेप रिकॉर्ड करके एक रिकॉर्डिंग की जाती है और वो आपको दे दी जाती है, और वो आप बार बार सुन करके उस चीज़ को याद करते हैं। तो इसीलिए इसको आर्मी मेथड विधि या सैनिक विधि या सेना विधि कहते हैं। तो टेप रिकॉर्डर विधि भी नाम है इसका। चलो इस विधि के बारे में कुछ देखते हैं। शब्दावली के अपेक्षा भाषा संगठन पर बल दिया जाता है, यानी इसमें शब्दों की बात नहीं है, इसमें सिर्फ भाषा का संगठन सिखाया जाता है। इसे सेना आर्मी मेथड कहा जाता है। द्वितीय महायुद्ध में अमेरिकन सैनिकों के द्वारा द्वितीय भाषा सीखने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया था। भाषा विज्ञान का आधार लेने के कारण भाषा वैज्ञानिक विधि भी इसे कहते हैं। इसे सर्वे भाष्य विधि भी कहते हैं। ये नाम आया हुआ है परीक्षा में। किस विधि का नाम? सर्वे भाष्य। सर्वे का मतलब सुनना, भाष्य का मतलब बोलना। सुन करके जो भाषा सीखी जाती है, भाष्य का मतलब भाषा से सीखी जाती है, वो सर्वे भाष्य विधि कहलाती है। भाषा वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। इस विधि में शिक्षक या आदर्श वक्ता, यानी इसमें एक वक्ता होता है, स्कूल में शिक्षक या आर्मी वालों के लिए एक वक्ता मान लो, स्वयं अथवा टेप द्वारा पूरा संवाद या पाठ विद्यार्थी को सुनाता है और विद्यार्थी उच्चारण एवं संवाद का पूरा अनुकरण करते हुए इसे कंठस्थ कर लेता है, यानी एक तरह से रट लेता है, उस चीज़ को कंठस्थ करता है। इस कारण इसे अनुकरण परिस्मरण, यानी अनुकरण का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे पीछे अनुकरण करना, उस चीज़ को देख करके। परिस्मरण का मतलब याद, अनुकरण करके याद करने वाली विधि भी कहते हैं इसे, अनुकरण परिस्मरण विधि। तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें। अब 2-3 नाम आ गए, सर्वे भाष्य विधि, आर्मी मेथड विधि, अनुकरण परिस्मरण विधि। इस विधि में भाषा के सैद्धांतिक ज्ञान की जगह भाषा की भाषिक कौशलों का अभ्यास कराया जाता है, यानी उस भाषा सीखने के जो कौशल है ना, उनका ज्ञान कराया जाता है। उसमें सिद्धांतिक ज्ञान नहीं कराया जाता है, उसके सिद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जाएगा कि आपको क्रिया ये होती है और वर्ब ये होता है, नहीं। सिर्फ आपको उस भाषा के कौशल सिखाए जाते हैं कि आप उन चीज़ों को पकड़ सकें, आपको उसमें दक्ष नहीं बनाया जाता। प्रत्यक्ष विधि के दोषों का निवारण इस विधि द्वारा किया जाता है, आर्मी मेथड विधि द्वारा। अगली जो विधि है वो ध्वन्यात्मक विधि। ध्वन्यात्मक विधि शायद थोड़ा बोरिंग तो लग रहा होगा आपको, लेकिन ये चीज़ें ही ऐसी हैं तो इनको रटना पड़ेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप छोड़ नहीं सकते इनको। ध्वन्यात्मक विधि के प्रतिपादक माइकल सेमर है। एक तो ये नाम याद रखना है इसमें। ध्वन्यात्मक विधि किसकी है? माइकल सेमर की। कैसे याद रखोगे? माइक से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है, तो ऐसे याद रखनी है आपको। ध्वन्यात्मक विधि, माइक से क्या निकलती है? ध्वन्यात्मक माइकल, तो माइक से माइकल हो जाएगा, और माइक से निकलती क्या? ध्वनि, इसीलिए ध्वन्यात्मक विधि को आप याद रख सकते हो कि ध्वन्यात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? माइकल सेमर। भाषा विज्ञान में सबसे पहले ध्वनि विज्ञान पर बल दिया जाता है, यानी सबसे पहले उसकी ध्वनि, साउंड क्या है, उसका पहला वर्ण क्या है, उसकी ध्वनि क्या है। आप ये बोलते हो इसकी साउंड क्या है, आपने ये लिख दिया मैंने, लेकिन इसकी साउंड क्या है, इसकी ध्वनि क्या? अ, तब आप समझ पाओ कि ये अ है। और इसकी साउंड क्या है? ए, तो आप इसकी साउंड सबकी भिन्न है ना, तो इसीलिए इसे ध्वन्यात्मक विधि कहते हैं। इस विधि में भक्ति आंदोलन, यानी वो सभी सेम साउंड वाले शब्द याद कराए जाते हैं इसमें। ध्वन्यात्मक विधि किस लिए बनी थी? सेम ध्वनि वाले, जैसे टम टम, चम चम, घर चल, ऐसे होते हैं ना, तो वो सभी इसमें किया जाता है। इस विधि में भक्ति आंदोलन के समस्त कवियों की रचनाओं को इस विधि का श्रेष्ठ प्रतीक माना जाता है। ये याद रखना है इसमें। भक्ति आंदोलन के कवियों की, समस्त कवियों की रचनाएं कौन सी विधि के लिए ज़्यादा सर्वाधिक उपयुक्त हैं? ध्वन्यात्मक विधि के लिए। इस विधि में एक समान उच्चारित होने वाले शब्द एक साथ सिखाए जाते हैं। इसमें लिंगुआफोन, ये है लिंगुआफोन, भाषा प्रयोगशाला, एयरफोन, टेप रिकॉर्डर, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, यानी टेप रिकॉर्ड के द्वारा, एयरफोन के द्वारा, भाषा प्रयोगशाला में लिंगुआफोन के द्वारा। और आपको वो एक जैसे शब्द होते हैं ना, जैसे टप टप, टप टप, टप छप,
हैं। तो ऐसे जैसे वो मटक मटक चलत, जो इनके भक्ति काल वालों की रचनाएं आप देखना, मटक मटक चलत चलत घुंघरू की नुपुरनी धमनी, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं उनमें। तो वो सभी एक जैसे साउंड वाले हैं ना, वो इनमें सिखाए जाते हैं। अब अपन आज के लेसन की सब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट विधि है आगमन निगमन विधि, वो और देख लेते हैं। इसमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है। आगमन निगमन विधि दोनों एक ही विधि हैं और पढ़ाई अलग अलग जाती हैं, आगमन को अलग निगमन को अलग। तो देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट विधि है, सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछते हैं, आगमन विधि निगमन विधि से ही। तो देख लेते हैं इसमें से। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी पूछा जाता है। एक की दूसरी उल्टी है। आगमन विधि एक ऐसी शिक्षण प्रणाली जिसमें उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम का निर्धारण किया जाता है। यानी सबसे पहले अपन आगमन विधि के बारे में पढ़ रहे हैं। आगमन, आगमन का मतलब होता है पहले उदाहरण फिर नियम। यानी उदाहरणों के द्वारा पहले उदाहरण बताए। आगमन का मतलब नियम का आगमन होता है इसमें। यानी आपको आगमन बता दिया, फिर उस पहले उदाहरण बताया, फिर नियम बताया कि इसमें ये नियम लागू है। देखो सारे उदाहरण बताए जाएंगे। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण बताता हूँ। देखिए आप, प्रति जोड़ अक्ष हैं, और इसमें देखिए ई और ए आया है। अभी ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। ठीक है। ऐसा ही कोई और उदाहरण आपको बताया जाएगा। जैसे प्रति जोड़ दूसरा उदाहरण देखिए, नारी जोड़ आवरण। तो इसमें भी ई आया है और यहाँ आया है, तो ये नार्यावरण हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी मात्रा इसमें लग जाएगी। यानी ए इसमें पहले क्या बताया आपको, उदाहरण, फिर इसमें नियम लागू हो गया, तो आपको नियम क्या आगमन हो गया कि ये क्या है, यण संधि है। ये क्या आगमन हो रहा है इसमें, किस चीज़ का, ये का, इसीलिए इसमें ये क्या है, यण संधि है। ऐसे पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। अब इसमें क्या क्या है, इसके सूत्र देख लीजिए आप। इसमें होता है उदाहरण से नियम की ओर। यानी आगमन विधि को पढ़ाया कैसे जाता है, पहले उदाहरण होता है, फिर नियम की ओर चला जाता है, फिर नियम निकल करके आता है और बच्चे को नियम बताया जाता है। पहले उदाहरण दिए जाते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जो चीज़ आपके सामने, उदाहरण क्या है, मूर्त रूप है। आप उदाहरण दोगे बच्चे को, ये उसके सामने मूर्त रूप है, और फिर जो अमूर्त रूप में जो नियम है वो निकल करके आता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है। विशिष्ट, जो चीज़ विशिष्ट है, यानी आपके सामने उदाहरण है वो विशिष्ट है, और वो नियम है वो क्या है, सामान्य है। भाई नियम तो सामान्य होता है, नियम लगा करके आप फार्मूला लगा करके किसी चीज़ को सीख सकते हैं, लेकिन आपको पहले उदाहरण बताए जाते हैं, फिर फार्मूला आता है, तो वो सामान्य चीज़ है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल जो चीज़ आपके सामने स्थूल रूप में है, थूल रूप में है, भौतिक रूप में है, फिर उसको आप सूक्ष्म रूप की ओर ले जा रहे हैं, यानी उसको नियम निकाल रहे हैं आप। ये सभी परीक्षा में आने वाले हैं कि किस विधि में उदाहरण से नियम की ओर प्रयोग में लिया जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर या अप्रत्यक्ष की ओर। यानी प्रत्यक्ष जो चीज़ें हैं आपके सामने वो दिखाते हैं, फिर उसका प्रमाण निकल करके आता है। सरल से कठिन की ओर, उदाहरण से सिद्धांत या नियम की ओर, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। पूर्व ज्ञान आपके सामने उदाहरण है, आप पढ़ना जानते हो उस चीज़ को, और फिर आप उसका नियम निकालते हो, ये आपके लिए नवीन ज्ञान है। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर।
अब इस चीज़ को आपको, यही चीज़ें आपको उल्टी करनी है, वो निगमन विधि में हो जाएंगी। उसमें नियम से उदाहरण की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो आपको क्या है, थोड़ा याद रखने का मैं तरीका बता देता हूँ। आगमन विधि का एक का याद कर लो आप। इसमें आपको क्या याद करना है, एक नाम लिखना है, मूवी स्थल का प्रत्यक्ष दृश्य। मूवी स्थल का प्रत्यक्ष दृश्य, प्रत्यक्ष दृश्य जो मैंने यहां लिख रखी है। मूवी अलग अलग देखो, मुंह से मूर्त कर लो आप, मूर्त से अमूर्त की ओर। वी स्क्वायर किया हुआ है मैंने, मतलब वी, ये मैंने दोनों उदाहरण हैं वो अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखे हैं, तो मैंने दोनों को एक साथ ले लिया है यहाँ पर। मूवी मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर, कई जगह आपको विश्लेषण से संश्लेषण की ओर मिल जाएगा कि किस विधि में विश्लेषण संश्लेषण, तो आगमन विधि में होता है, इसलिए मैंने स्क्वायर किया है कि आप कंफ्यूज न हो कि विशिष्ट और विश्लेषण दोनों एक ही तरफ आएंगे, पहले आएंगे। और उसमें निगमन में सामान्य और संश्लेषण, इसमें स और स आ रहा है, ये निगमन विधि के हैं, सबसे पहले आएंगे। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब निगमन विधि में क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, ऐसे निगमन विधि में हो जाएगा। अमूर्त से मूर्त की ओर, ये निगमन विधि में। मूर्त से अमूर्त की ओर, ये आगमन विधि में। अब इसमें मैं आपको एक और बता देता हूं, आपको यहाँ क्या लगाना है, आ लिखना है कि आ मूवी स्थल का प्रत्यक्ष दृश्य। अब आपको याद कैसे रखना है इसको कि आ, जैसे आप अपने किसी दोस्त को बुला रहे हैं कि आओ आजा। मूवी, मूवी जानते हो आप क्या होती है, फिल्म। मूवी स्थल है, यानी जैसे बाहुबली बनी है तो उसका जो स्थल है उसका प्रत्यक्ष दृश्य देखने चलते हैं, यानी जहाँ बनी है उसका जो सेट था उस सेट को देखने चलते हैं। तो ऐसे करके आपको याद रखनी है कि आ मूवी स्थल का प्रत्यक्ष दृश्य। तो आ से हो जाएगा आगमन विधि, आ से तो आगमन हो जाएगा। मुंह से मूर्त की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। वी स्क्वायर को याद रख लेना, या नहीं भी रखो तो भी आप वी वाला पहले आएगा, ये समझ लेना कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और वी वाला किस तरफ आएगा, आ की तरफ आएगा, यानी आगमन की तरफ आएगा। स्थल से सूक्ष्म की ओर और प्रत्येक से स्थल से स्थूल हो जाएगा, स्थल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से। और का कुछ होता नहीं है, प्रत्येक से प्रमाण की ओर या अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, दृश्य का कुछ है नहीं। सरल से कठिन की ओर, उदाहरण से सिद्धांत की ओर, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। तो आप इन चीजों को याद कर सकते हो। ऐसे याद कर सकते हो, आ मूवी स्थल का प्रत्यक्ष दृश्य। अब इसमें दो तीन बस ये छोटी छोटी बातें हैं। निम्न स्तर हेतु उपयोगी है, उच्च स्तर हेतु उपयोगी नहीं है। छात्र केंद्रित है, इसमें छात्र के ऊपर ही सबसे ज़्यादा कार्य किया जाता है। करके सीखने पर बल दे देती है, विद्यार्थी को करके सीखने पर बल देती है। वैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक है और उपयोगी है। आगमन विधि के दो भेद किए जाते हैं, ये दो भेद पूछे जाते हैं कई बार, प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली। क्या है, प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली। प्रयोग प्रणाली में क्या होता है, इसके अंदर तो आपको उदाहरणों का स्पष्टीकरण करते हुए नियमों का उल्लेख किया जाता है। प्रयोग प्रणाली में यानी सबसे पहले आपको उदाहरण बताए जाते हैं, फिर उनका स्पष्टीकरण किया जाता है और अंत में एक नियम निकल करके आता है। सहयोग प्रणाली में क्या होता है कि आपको पाठ्य पुस्तक या जो किताब पढ़ाई जाती है उसी के बीच बीच में आपको क्या किया जाता है, जो गद्य शिक्षण है, रचना शिक्षण है, उसके साथ में व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। जैसे आप मान लो बच्चे को पढ़ा रहे हो कोई कहानी, ईदगाह कहानी पढ़ा रहे हो, ईदगाह है। अब पढ़ाते पढ़ाते आपने उसमें आ गया शब्द कि हामिद ने उज्जवल
हामिद ने अपनी दादी का नाम उज्जवल किया, या कोई भी शब्द आया, उज्जवल आया, मान लो एक शब्द आ गया उज्जवल। अब बीच में ही आप बच्चे को बता रहे हो कि ये देखो दो ज आए हैं, तो इसमें एक को इसको काटेंगे और इसका तय बनाएंगे, ये ऊ लिखेंगे, उत प्लस ज्वल, ये हो गया उज्जवल। यानी आपने ये क्या बताया, उदाहरण बताया। फिर बताओगे आप बच्चे को कि ये व्यंजन संधि का नियम का उदाहरण है। तो ये सहयोग प्रणाली का उदाहरण हो गया इसमें आगमन विधि में। यानी आप बच्चे को कहानी पढ़ा रहे हो, रचना पढ़ा रहे हो, पाठ पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही उसे व्याकरण का ज्ञान दे रहे हो ना, तो वो हो गई आपकी सहयोग प्रणाली, यानी उसमें सहयोग ले रहे हो आप। ठीक है। अब निगमन विधि में देखिए, यानी उस विधि की उल्टी है ये। तो आ से याद रखना है कि आ मूवी स्थल का प्रत्यक्ष दृश्य, बस ये याद रखने लेना। उसका जो बनता है वो सीधा आगमन विधि का होगा, उसका उल्टा कर दोगे वो निगमन विधि का हो जाएगा। अब देखते हैं अपन, देख लो पहले। निगमन विधि का आधार दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है। निगमन विधि की धारणा यह है कि सत्य सदा शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय होता है। ये लाइन आई हुई है बहुत बार, कंपटीशनों में पूछी है कि कौन सी विधि का आधार सत्य सदा शाश्वत अपरिवर्तनीय होता है, निगमन विधि का। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें सबसे पहले ये देखो नाम से ही स्पष्ट, निगमन का नी है ना, आपको ध्यान में रखना। नी, निगमन का मतलब होता है इसमें नियम पहले बताया जाता है। आगमन का मतलब होता है पहले उदाहरण, और इसमें नियम पहले बताया जाता है फिर उदाहरण बताया जाता है। यानी आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि ई या ई के पश्चात में कोई भी भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है तो उसका ये होता है। ऊ या ऊ के पश्चात में कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका वह होता है। री या री के पश्चात में कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका र होता है। तो ये वह र को क्या कहते हैं? यण कहते हैं। इसीलिए ये कौन सी संधि है? यण संधि है। फिर आपको उसका उदाहरण बताया जाएगा। तो पहले नियम फिर उदाहरण, तो ये निगमन विधि है। शाश्वतता व अपरिवर्तनीय को सिद्ध करने का प्रयास करती है। नियम से उदाहरण की ओर, निगमन से पहले आपको नी याद रखना है और आगमन में ऊ याद रखना है, ए का ऊ। ठीक है, तो निगमन में मतलब नियम से उदाहरण, और उसमें उदाहरण से नियम, उल्टा है। अब इसमें देखो, उसमें था मूर्त से अमूर्त, इसमें है मूर्त से अमूर्त से मूर्त। ठीक है, अब आपको याद रख, अपना सूत्र याद कर लो। आ मूवी स्थल का प्रत्यक्ष दृश्य, आ से आगमन हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर था तो उसका उल्टा कर दो। मूर्त से अमूर्त का अमूर्त से मूर्त की ओर होता है। फिर वी से विश्लेषण से संश्लेषण था तो इसका उल्टा कर दो, संश्लेषण से विश्लेषण। या विशिष्ट से सामान्य था तो इसका उल्टा कर दो, सामान्य से विशिष्ट। स्थूल उसमें था, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसमें उल्टा कर दो, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, प्रत्यक्ष था तो इसमें कर दो अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। कठिन से सरल की ओर, सिद्धांत से उदाहरण की ओर, नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान की ओर। उच्च स्तर हेतु उपयोगी, यानी ये जो विधि है ये उच्च स्तर, बच्चा नियम क्या जाने। अब आप प्राथमिक शिक्षा के लिए पहले निगमन विधि का प्रयोग में लोगे तो वो बच्चे की समझ में नहीं आएगी। उसको आप कोई भी नियम बताओगे तो नियम थोड़ी समझ में आएगा, पहले उसको उदाहरण से समझाना होगा। तो आगमन विधि है वो तो निम्न स्तर के प्रयोग के लिए, लेकिन ये जो विधि है निगमन विधि है ये उच्च स्तर हेतु उपयोगी है, अध्यापक केंद्रित है। इसमें अध्यापक ही सर्वसर्वा होता है। उसमें तो बच्चे को पहले उदाहरण आप बता दिए, फिर बच्चा खुद भी नियम निकाल लेगा उन उदाहरणों को देख के, ये देखो बेटे एक जैसे उदाहरण है, इनसे आप क्या सीखें। और इसमें तो आपने नियम बताया, फिर उदाहरण भी आपको ही बताने हैं। करके सीखने पर बल नहीं देती, मनोवैज्ञानिक विधि है। वही इस विधि के दो भाग होते हैं, सूत्र प्रणाली और पाठ्य पुस्तक प्रणाली। यानी व्याकरण के नियम सूत्र प्रणाली से ही रटा दिए जाते हैं। इसमें व्याकरण के नियम होते हैं ना, वो एक सूत्र होता है और उस प्रणाली से इसमें रटा दिए जाते हैं। और भाषा के प्रयोग का ज्ञान व अभ्यास नहीं होता है। अपन ज़्यादातर इसी प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, पहले इंग्लिश वाले देख लो और चाहे हिंदी वाले देख लो और चाहे संस्कृत वाले देख लो, सभी सूत्र रटाते हैं।
पाठ्य पुस्तक में पुस्तक के अंदर ही परिभाषा व नियम बताए जाते हैं। पुस्तक पढ़ाते पढ़ाते पुस्तक से ही परिभाषा व नियम बताए जाते हैं और रटा दिए जाते हैं निगमन विधि में। तो ये थी आपकी निगमन विधि। तो मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आई होगी ये। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा रिस्पांस कम ही मिल रहा है। और आप अगर ऐसे ही फिर शिक्षण विधियों के और वीडियो पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। उससे क्या होता है, वीडियो को लाइक कीजिए तो उससे क्या है, मुझे आगे नई चीज़ें लाने में मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार पसंद की जा रही हैं, देखा जा रहा है तो मैं आगे लाऊं, नहीं तो फिर मैं उसमें क्या हो जाता है, ढीला हो जाता हूँ कि यार कोई ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं है तो फिर चलो जाने दो। तो अगर आप उसमें रेस्पॉन्स देते हैं उस चीज़ का कि हाँ यार हमें ये चीज़ पसंद आई है और ऐसी ही हमें और चाहिए, तो आपको वो करना ही पड़ेगा। तो ये थी जानकारी। आगे की जो शिक्षण विधियाँ बची हुई हैं उनको अगले पार्ट में लेंगे। अगला पार्ट के लिए आपको कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।